हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक है। तो बच्चों, आज हम 3.2 की तरफ चलने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 बात करेंगे, ठीक है। और 3.2 डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं, अभी हमने क्या पढ़ा, इसका बेसिक पढ़ा, बेसिक पढ़ा 3.1 डिस्कस किया, और आज हम 3.2 डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 3.2 डिस्कस करने से पहले तो 3.2 पूरा ग्राफिकल मेथड बेस्ड है, ग्राफीय विधि की हम बात करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। और ग्राफ के अंदर आपको मैंने 3 केसेस बताए थे, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, हाँ या ना, हाँ बताया था। या जब दो लाइन एक दूसरे को बेटा पैरेलल होगी, बताया था। हाँ। और जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, L1 और L2। ये टॉपिक हम बेसिक में डिस्कस कर चुके थे, जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ। ये पढ़ा था आपने। इसके बाद आपने क्या कहा था, जब एक इंटरसेक्ट, एक हल, यहाँ पे क्या था बेटा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यहाँ पर क्या था, अनेक हल। बहुत बढ़िया, अनेक हल। वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। वेरी गुड, नो सॉल्यूशन। ये तो बेटा इंग्लिश में जाना करो। तो इंग्लिश में मैं इसलिए कहता हूँ बच्चों से जाना करो, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ये मत सोचो कि मैं हिंदी मीडियम लेके बैठ गया तो बस काम करता हूँ, नहीं। हिंदी वालों को भी इंग्लिश आनी चाहिए। 11th जब जाओगे, आपने कॉमर्स लिया, साइंस लिया, तो आपको सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, हाँ या ना। सही बात है, गलत बात है। तो अगर आपको इंग्लिश का ज्ञान नहीं होगा थोड़ा बहुत, तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। इसलिए अभी से थोड़ा बहुत जानते चलो, आपको 11th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी मन में ये बात बस सेट कर लेना कि मैंने हिंदी मीडियम ले लिया तो बस जीरो हो गया मैं, नहीं। हिंदी वाले भी आगे सब कुछ कर सकते हैं। मैं खुद हिंदी मीडियम से था, 10th तक मैंने हिंदी पढ़ा, लेकिन आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्यों, ये सब प्रैक्टिस का खेल है। और 11th में आपने हिंदी में अगर पढ़ा, बेसिक जाना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको भी पता है इसके वर्ड्स क्या क्या इंग्लिश में क्या होगा, तो कभी दिक्कत नहीं आती है। अनेक हल को क्या बोलेंगे, मैनी सॉल्यूशन। और हम दोनों लैंग्वेज में लिखते हैं, इसलिए बच्चों को दोनों आना चाहिए। आपने ग्राफ पे देखा और कह दिया कि सर एक सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, अनेक सॉल्यूशन। लेकिन अगर मेरे पास दो इक्वेशन गिवन हो, a1x b1y c1 = 0, a2x b2y c2 = 0, हाँ या ना। अब इन दोनों इक्वेशनों को देखकर मुझे कोई कह दे कि बताओ कि सर एक सॉल्यूशन होगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा कि अनेक सॉल्यूशन होगा, क्या हम बता सकते हैं, हाँ या ना। मैं चाहूँ कि बिना ग्राफ के बनाओ, मैं ग्राफ बनाना ही नहीं चाहता, मैं बिना ग्राफ बनाने बताना चाहता हूँ कि बेटा एक सॉल्यूशन है कि अनेक सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो वही चीज़ हमें भी सीखनी है। ध्यान देना, सबका फोकस यहाँ होना चाहिए। सर मैं क्या समझाने वाला हूँ, मैं ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे केवल दो इक्वेशन दे रखी है, और उन दोनों इक्वेशन से मुझे क्या फील करना है कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, क्या एक होगा चाहे अनेक हो, जो भी हो, हम क्या करेंगे। इसके लिए बेटा आपको कंपेरिजन सीखना है। क्या सीखना है, कंपेयर, अनुपात। देखो पहला केस, a1 कहाँ से लेंगे हम, यहाँ से। a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में डज नॉट इक्वल b1 अपॉन में b2, ठीक है। मैंने क्या किया, a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन में b2। अगर ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है तो एक सॉल्यूशन, एक हल, क्या बोलेंगे बेटा इसे, वन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसे, वन सॉल्यूशन। और ऐसे वाले केस में इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या बोलते हैं इसे, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और इसे क्या बोला जाए बेटा, संगत। क्या बोलेंगे इसे, संगत। तो क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। कोई डाउट आता है तो क्या मैंने ग्राफ बनाया इस क्वेश्चन के अंदर, नहीं। बिना ग्राफ बनाए इक्वेशन लिखी, इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया, क्या बता दिया, एक हल होगा। कितना हल होगा, एक। और कैसे लाइन होगी ये, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। नंबर 2, a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन में c2। यहाँ तक तो भैया काम चल रहा था, इक्वल आ रहा था, लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है, c1 अपॉन में c2। ऐसा करने से क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। और बेटा नो सॉल्यूशन वाले केस में क्या होता है, कैसे लाइन बनती है, पैरेलल लाइन। कैसे बनती है, समांतर।
अभी बताते हैं। और इसे बोलेंगे बेटा असंगत। क्या बोलेंगे इसे? इन कंसिस्टेंट। हाँ जी, अब क्या करना चाह रहा हूँ, क्या मन में क्वेश्चन क्या आपके कि आपको पता कैसे चला कि ये पैरेलल है? इसके लिए बेटा मैं कंडीशन बता रहा हूँ ना, अगर मैंने A1 A2 डज नॉट इक्वल B1 B2 इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका क्या आंसर आएगा? एक सॉल्यूशन होगा। अगर आप इस पर ऐसे इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रॉ करोगे तो 100% क्या होगा बेटा? वो इंटरसेक्टिंग लाइन ही बनेगी। एक सॉल्यूशन। आप यहाँ पे विदाउट ग्राफ की बात कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, A1 A2 का B1 B2 से कंपेयर कर रहे हो, B1 B2 का C1 C2 से कंपेयर, इन तीनों कंपेयर करके बता रहे हो। और अगर मैंने देखा जिस केस में A1 A2 इक्वल आ जाए B1 B2 के, लेकिन C1 C2 इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं वहाँ पर? नो सॉल्यूशन। अगर ऐसे वाले केस का मैं ग्राफ बनवाऊंगा, अभी आपको क्वेश्चन बनाऊंगा, तो क्या फील करोगे? दोनों लाइन कैसे होनी चाहिए? समांतर। याद रहेगा। और इसे क्या बोलेंगे हम? असंगत। क्या नाम देंगे? नंबर 3, A1 A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल C1 अपॉन में C2। इसे क्या बोलेंगे? अनेक हल। अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। और लाइन बेटा एक के ऊपर एक आएगी। कैसी लाइन आएगी? एक के ऊपर एक और लाइन आ जाएगी। इसे क्या बोलेंगे हम? समपाती रेखा। को इंसिडेंट लाइन। और उसे भी क्या बोलेंगे? संगत। क्या नाम देंगे? कंसिस्टेंट। कोई डाउट? तो ये 3 केसेस हैं बताने के लिए कि हम इन रेशो को कंपेयर करके बता सकते हैं कि लाइन प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या संपातीय रेखा होगी। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हम विदाउट ग्राफ भी हम डिस्कस कर सकते हैं, निष्कर्ष पर जा सकते हैं। कोई डाउट किसी मन में? अभी आप इसे कॉपी करो, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर समझ में आएगा।